हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस बायोलॉजी का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में, जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सभी चैप्टर आपकी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट होके आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू ए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो प्री एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इबोला, एड्स, सार्स, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबोव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इबोला भी होता है, एड्स भी होता है, सार्स भी होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पूछी गई थी इसके साथ रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे सार्स की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होती है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। एक आपका एचआईवी की फुल फॉर्म पूछी गई, तो एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी की जो आपका प्री हुआ था, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का प्री एग्जाम, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना प्रत्येक चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है, नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू ए ह्यूमन। तो उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के काटने से इंसान में फैलता है। तो उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे रेबीज वायरस, इबोला वायरस, फ्लेवी वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सभी की वायरस जनित रोग क्या है? संक्रमित जानवरों और पक्षियों और कीड़ों के काटने से फैलते हैं, इंसानों के अंदर फैलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको याद रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू ह्यूमन इज नॉन एज जूनोसस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जूनोसस वर्ड को आपको याद रखना है। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए, संक्रमित जानवरों, पक्षी और कीड़ों के काटने से मनुष्य में वायरस का संचरण क्या कहलाता है? जूनोसिस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जूनोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, बेस्ड ऑन होस्ट रेंज वायरस आर क्लासिफाइड इनटू। समुदाय श्रेणी के आधार पर वायरस को वर्गीकृत किया गया है। तो वायरस को वर्गीकृत कौन कौन से टाइप्स में किया गया है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी की प्री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरियोफेज के नाम से इसको जाना जाता है, इंसेक्ट वायरस के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, स्टेम वायरस, ये बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो आपका वायरस है उसको दो भागों में विभाजित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, तो बैक्टीरियोफेज एंड इंसेक्ट वायरस। ठीक है, तो दोनों ही भागों में इसको विभाजित किया गया है, लेकिन इसको टोटली इसको 4 पार्ट्स में इसको 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 4 टाइप्स इसके कौन कौन से वायरस के क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वायरस इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस। देखिए कौन कौन से? एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज वायरसेस एंड इंसेक्ट वायरसेस। ठीक है, तो 4 अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, पशु वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस और कीट वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपको ये ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 4। इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन। जो आरएनए वायरस की जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ पर मौजूद होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो आरएनए की जो रेप्लिकेशन है वो किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है आरएनए वायरस का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डीएनए वायरस की रेप्लिकेशन किस में होती है? डीएनए वायरस की रेप्लिकेशन, ठीक है, तो उसकी रेप्लिकेशन किस में मौजूद होती है? तो इसकी रेप्लिकेशन होती है फ्रेंड्स यहाँ पे डीएनए वायरस की
न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे आपका डीएनए वायरस के लिए आंसर होगा न्यूक्लियस। आरएनए वायरस के लिए तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए डीएनए वायरस की रेप्लिकेशन किस में होती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे वायरस के बारे में। तो देखिए आरएनए वायरस की जो रेप्लिकेट होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। प्रतिकृति कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आरएनए वायरस के टाइप्स कौन कौन से, सार्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सार्स के यहाँ पे टाइप्स है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डीएनए वायरस, तो डीएनए वायरस की रेप्लिकेट होती है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक के अंदर इसका रेप्लिकेट होता है। और डीएनए वायरस के टाइप्स कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सभी क्या है डीएनए वायरस के एग्जांपल्स हैं। आरएनए वायरस के कौन कौन से, सार्स, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आरएनए वायरस किस में रेप्लिकेट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन्फ्लुएंजा आपको रटना है क्योंकि आरएनए वायरस के रेप्लिकेट होता है, वो आरएनए वायरस का टाइप्स होता है, वो कौन सा है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरसेस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सही है। तो वायरस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका, वायरस डू नॉट कंटेन ए राइबोसोम, बिल्कुल करेक्ट है, वायरस में राइबोसोम नहीं होता है, बिल्कुल सही है ये, है ना। नेक्स्ट आपका वायरस कैन मेक प्रोटीन, वायरस प्रोटीन बना सकता है। तो भाई जब वायरस में राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वायरस कैन कैटेगराइज बाय देयर शेप्स, तो विषाणुओं को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। वायरस डू नॉट कंटेन राइबोसोम सो दे कैन नॉट मेक प्रोटीन्स, वायरस के पास में क्या होता है कि राइबोसोम नहीं होता है, कंटेन नहीं करते हैं वायरस राइबोसोम को, तो वो प्रोटीन भी नहीं बना सकते। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम बहुत ही नेसेसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, तो इसलिए वो अपने समुदाय के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वायरसेस हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेज एंड कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर शेप्स, तो वायरस डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं और उनको उनकी जो शेप्स है उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया था नेम द वायरस दैट कवर्स हिमसेल्फ विद ए मॉडिफाइड सेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड क्रिएट्स ए प्रोटेक्टिव लिपिड एनवलप, उस वायरस का नाम बताएं जो कोशिका झिल्ली के एक संशोधित भाग से खुद को ढक लेता है और एक सुरक्षात्मक लिपिड एनवलप बनाता है, ठीक है। तो लिपिड एनवलप बनाता है, उस वायरस का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर राइट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, देखिए वायरस खुद को जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्यों ढक लेता है, तो इसका रीज़न है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडी होते हैं, तो एंटीबॉडी क्या काम करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब प्रतिरक्षा करते हैं हमारे बॉडी की किसी भी भारी आक्रमण से, ठीक है। तो ये जो सैनिक होते हैं हमारे, जो सोल्जर्स होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, ये हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी बंदूक लेके तैयार रहते हैं, अगर किसी भी प्रकार की हलचल इनको दिखती है तो ये फटाक से उनको ठोक देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये एंटीबॉडी से बचने के लिए जो वायरस है वो क्या करता है कि खुद को सेल मेम्ब्रेन के अंदर छिपा लेता है। अब सेल मेम्ब्रेन को छुपा लेगा तो भाई सोल्जर कभी भी खुद के लोगों को थोड़ा ना मारता है, सोल्जर अपने ही सोल्जर को थोड़ा ना मारता है, वो दूसरों को तो मारता है, दुश्मन को मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद को ढक लेता है सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन से ढकने के बाद में क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो हमारा ही आदमी है, तो ये हमारा आदमी सोचकर उसको छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ने के कारण फिर वो वायरस क्या होता है कि वायरस अंदर ही अंदर उसकी फौज बना लेता है, फौज इतनी ज़्यादा तगड़ी बना लेता है कि ये एंटीबॉडीज से भी ज़्यादा इसकी फौज हो जाती है, तो उसकी वजह से ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नहीं तो वायरस की क्या मजाल कि जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इनको देखते ही ठोक देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक जो वायरस है वो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ए वायरस कैन स्प्रेड थ्रू, वायरस खालिस्तान के माध्यम से फैल सकता है, तो किस किस के थ्रू फैल सकता है वायरस, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैल सकता है, दूषित भोजन और पानी के थ्रू फैल सकता है, टच स्पर्श करने से भी फैलता है, बिल्कुल सही बात है, कफिंग से भी फैलता है, खांसी से भी फैलता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही प्रकार से आपका यहाँ पे वायरस से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर विच पीरियड वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी एंड स्टार्ट्स टू अफेक्ट द होस्ट, किस अवधि के बाद वायरस शरीर में प्रतिकृति बनाता है और मेजबान को प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेजबान को प्रभावित करना शुरू कब कर देता है, जो इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है, ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब वो खुद को परिपक्व बना लेता है, भारी जो एंटीबॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं उनसे लड़ने के लिए वो खुद को परिपक्व बना लेता है, एंटीबॉडी को हराने के लिए वो खुद को परिपक्व बना लेता है, तब वो अपना इफेक्ट दिखाना चालू करता है, ठीक है। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। जो पहला पीरियड होता है आपके अनकोटिंग पीरियड, ठीक है, पहला सबसे पहले यहाँ पे पेनिट्रेशन पीरियड होता है। पेनिट्रेशन पीरियड के अंदर वो कुछ नहीं करता, चुपचाप जाके बैठ जाता है, ठीक है, बोलता है सरकार हम तो आप ही के गुलाम हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अनकोटिंग पीरियड होता है, वो जो पेनिट्रेशन वाला पीरियड होता है उसी टाइम पे ये अनकोटिंग पीरियड होता है, ठीक है। उस टाइम पे वो आपको खुद को किसी भी चीज़ से कवर्ड नहीं रखता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो कुछ नहीं करता। लेकिन जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो खुद को मजबूत बना लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में वो अपनी बॉडी को इफेक्ट करना चालू कर देता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उस टाइम पे ये अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंडेड इन विच वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस में पाया जाता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो किस वायरस में पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पॉक्स वायरस, पोलियो माइलाइटिस वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, पॉक्स वायरस के अंदर पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है, पॉक्स वायरसेस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डबल स्टैंडर्ड वायरस किस किस के अंदर वो पाया जाता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन पॉक्स वायरसेस, द बैक्टीरियोफेजेज के जितने भी बैक्टीरियोफेजेज हैं, T4, T2, T6, T3, T7, लैम्डा के अंदर, हर्पस वायरस के अंदर और एडिनो वायरस, इन सभी के कारण अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस के अंदर पाया जाता है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था, ठीक है, उसके अंदर कौन सा वायरस इसमें से पूछा गया था, इसमें से आपसे पूछा गया था यहाँ पे फ्रेंड्स एडिनो वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका ये जो एडिनो वायरस है ये आपका पूछा गया था यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका प्री हुआ था, ठीक है, प्री, उसके अंदर ये पूछा गया था। तो आपको ध्यान से देखना है इसको वापस, है ना। तो यहाँ पे आपकी बार इंपॉर्टेंट है आपके लैम्डा और हर्पिस वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है ए वायरस इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम इनसाइड ए प्रोटीन सेल इज नोन एज, एक वायरस जो प्रोटीन खोल के अंदर डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है जिसे जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कैप्सिड्स के नाम से उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कैप्सिड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको याद रखनी है, सम वायरसेस हैव एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एनवलप, कुछ वायरस होते हैं जो अपनी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एनवलप उसके अंदर खुद ही का होता है, तो कुछ विषाणुओं में के बाहरी झिल्ली का एनवलप भी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ में बाहरी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एनवलप भी होता है और कुछ के अंदर क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स कैप्सिड होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो देखिए इट इज एन इन्फेक्शन, ये एक संक्रमण है, इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, इट इज एन फंगल ग्रोथ, ये एक कवक वृद्धि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पे ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, एक संक्रमण भी है, एक एलर्जिक रिएक्शन भी है, एक कवक वृद्धि भी है। एस्परगिलोसिस वर्तमान में इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आपको सभी को पता होना चाहिए और इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए एस्परगिलोसिस इज एन इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन और फंगल ग्रोथ कॉज्ड बाय द एस्परगिलोसिस फंगस, ठीक है।
आफ्टर ब्लैक वाइट एंड येलो केसेज ऑफ ए न्यू फंगल इन्फेक्शन नेम्ड एस्परगिलोसिस वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन द कंट्री। ठीक है, तो देखिए एस्परगिलोसिस एक संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया और एस्परगिलोसिस कवक के कारण होने वाला कवक विकास है। वर्तमान में भारत में काले, सफ़ेद और पीले रंग के एस्परगिलोसिस नामक नए कवक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो एस्परगिलोसिस जो आपका एक संक्रमण है, ठीक है, इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक फंगस के लक्षण है। तो फेशियल स्वेलिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे चेहरे की सूजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेसल कंजेशन, नाक बंद होना, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेडेज, सिर दर्द, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में तीनों करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही करेक्ट होंगे। फेशियल स्वेलिंग भी होती है ब्लैक फंगस के अंदर, नेसल कंजेशन भी होता है और हेडेज भी होता है। ठीक है, तो ब्लैक फंगस के आपके राइट एग्जाम्पल्स हैं। और ब्लैक फंगस अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्लैक फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ पे आपके सामने दे रखी है। यहाँ पे देखिए ब्लैक फंगस को दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, म्यूकोर्मिकोसिस। ठीक है, तो म्यूकोर्मिकोसिस यहाँ पे आपका ब्लैक फंगस का दूसरा नाम होता है। सिम्टम्स इंक्लूड फेशियल स्वेलिंग, nasal congestion and headache. If the lungs are infected, then the symptoms include fever, cough and shortness of the breath. ब्लैक फंगस म्यूकोर्मिकोसिस के लक्षणों में चेहरों की सूजन, नाक बंद और सिर दर्द शामिल होते हैं। अगर फेफड़े यहाँ पे अगर आपके संक्रमित होते हैं तो इसके लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर फेफड़े यहाँ पे संक्रमित होते हैं तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, फेशियल स्वेलिंग, नेजल कंजेशन एंड हेडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द येलो फंगस, येलो फंगस के निम्नलिखित में से कौन से पीले कवक संक्रमण के कारण है। तो यहाँ पे देखिए पहला है पुअर हाइजीन, ठीक है, खराब माहौल। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉइस्चर एंड हीट, नमी और गर्मी, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंटेमिनेटेड फूड, दूषित भोजन, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड का अति प्रयोग करना, ये भी आपका जो येलो फंगस इन्फेक्शन है उसके फैलने का कारण है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मार्च 2021 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 मार्च 2021। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। ऑन मार्च 1, 2021 द सेकंड फेज ऑफ द वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया दैट अलाउज द ऑल इंडियंस अबोव द एज ऑफ 60 एंड इंडियंस बिलो द एज ऑफ 45 to 59 विद कमोरबिडिटीज़, मतलब कि जो कुछ स्पेशल केसेस थे टू बी वैक्सीनेटेड, उनको वैक्सीनेटेड किया गया था। ठीक है, 1 मार्च 2021 को भारत में टीकाकरण का दूसरा शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय और 65 से 59 वर्ष के बीच के कुछ अति आवश्यक भारतीयों को टीकाकरण करने की अनुमति यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2021 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था सेकंड फेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फेविपिराविर। फेविपिराविर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको याद रखना है। फेविपिराविर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कथन है आपका यहाँ पे फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। तो फेविपिराविर एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू हैज़ लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग फ्लेविपिराविर। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स से फेविफ्लू ब्रांड नाम के तहत एक एंटीवायरल दवा फ्लेविपिराविर लॉन्च की गई है, ये भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड लॉन्च्ड प्राइस्ड एट Rs103 पर टैबलेट। ठीक है, तो ये भारत की पहली कोविड-19 दवा है जिसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट थी।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अब वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड। ठीक है, तो थाईलैंड ने घोषणा की है कि उसने अपने नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण किस जानवर और पक्षी पर किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, मंकीज, लिजार्ड्स, हैंस और काइट्स। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मंकीज के ऊपर किया है। ठीक है, इन्होंने किस पे किया है एक्सपेरिमेंट, मंकीज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इन स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोर्ड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। एक अध्ययन में लंबे समय तक प्रतिरक्षा के लिए कोविड-19 रोगियों में कौन सी कोशिकाएं अच्छी तरह से पाई जाती है, तो उनमें पाई जाती है टी सेल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टी सेल आर नोन एज इम्यून वॉरियर्स दैट हेल्प अस फाइट सम वायरसेज। टी कोशिकाओं को प्रतिरक्षी योद्धा के रूप में जाना जाता है जो हमें कुछ वायरसों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज क्रिटिकल कंडीशन। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताएं जिसमें स्वस्थ कोविड-19 रोगियों से एक गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में न्यूज़ के अंदर है। तो प्लाज्मा थेरेपी उसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपके लिए मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉज द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 को उस बीमारी के आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही थी। रोग का नया नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया था। उसका नाम क्या है, कोविड-19। आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट केस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। किसमें हुआ था आइडेंटिफाई फर्स्ट नोवेल कोरोना वायरस, तो आपका आंसर होगा वुहान हुबई। तो वुहान शहर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चाइना में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है, मर्स एंड सार्स दोनों क्या है यहाँ पे कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है, मार्स एंड सार्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। कोरोना वायरस में कॉजेज इलनेस फ्रॉम कोल्ड टू मोर अदर सीरियस डिजीज लाइक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मर्स को बोला जाता है, या फिर सीवर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं सार्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोरोना वायरस सर्दी से लेकर अन्य बीमारियों जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बीमारी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन शुड द कोविड-19 वैक्सीन बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का टीकाकरण कब दिया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे द कोविड-19 वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का टीकाकरण नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द कोविड-19 वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम। गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 टीकाकरण कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका द शी शुड बी वैक्सीनेटेड सून आफ्टर द डिलीवरी। प्रसव के तुरंत बाद उसे टीका लगाना चाहिए, नहीं। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 टीकाकरण को कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वायरस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आए फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना पाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड विश यू ऑल, बाय।